चलें तो आज का क्लास शुरू करें। चलिए आ जाइए। देखा तो पिछला बार जो है, पिछला स्लाइडर के बारे में ना थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ तुम लोग को, जो बच्चा नहीं आया था पिछला क्लास में उसके लिए, कि हम लोग चाह रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सा उपाय है, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी विधि से हम लोग जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल ये है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो प्राकृतिक विधि है। इसके बारे में शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीका। नेचुरल मतलब ना किसी ऑपरेशन के, ना किसी दवा के, ना किसी यांत्रिक को, किसी मशीन के। अपने खुद को पर नियंत्रण रख के जब जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है, खुद की आदतों पर नियंत्रण रख करके जब जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक विधि। जैसे मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, यदि कोई बंदा शिक्षित है तो उस बंदा को मालूम होता है कि कब हम पत्नी से संबंध बनाएंगे तब गर्भ ठहरेगा, और कब हम संबंध नहीं बनाएंगे तो गर्भ नहीं ठहरेगा। बोलने में कोई हिचकता नहीं, डरिए मत, बोलोगे तो अच्छा ही लगेगा। वैसे भी नॉइज कैंसिलेशन है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आवाज़ आ भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो अगर कोई बच्चा वीडियो देखेगा भी तो उसको इस सब बातों से उतना जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बोलना ये ऐसा नहीं कि अब जैसे पहले तुम लोग रहता था वैसे ही रहना है, बस कोई विशेष जो है वो गपशप नहीं करना है, नहीं तो फिर वैसे में पिटा जाओगे, ठीक है। मैं कैमरा रख करके फिर पीटूँगा, बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मुद्दा की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग हाँ में हाँ जैसे पहले मिलाते थे वैसे मिलाना है, और उतना भी आवाज़ नहीं आता है। ये जो है ना ये अलग चीज़ है, और जो उसका जो अपना माइक होता है वो अलग चीज़ है ना। तो इसमें आवाज़ बहुत कम पहुंच पाता है, ठीक है ना। आप लोग का आवाज़ बहुत कम पहुंच पाता है। खैर चलिए मुद्दा की बात कर लेते हैं हम लोग। तो समस्या क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों करना चाहिए, तो पिछला क्लास में हम डिस्कशन कर दिए हैं, और ज्योग्राफी सोशल साइंस में भी बता दिए हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब गरीबी बढ़ रहा है एक तरह से। तो ऐसा क्या कारण करें जिससे ये सब ना हो प्रॉब्लम, तो जनसंख्या पर कंट्रोल कीजिए। तो जनसंख्या पर कंट्रोल करने की कितनी विधियाँ होती है। पहला तो प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब ये हो गया, भोला एक सेकंड रुक जाइए बस। हाँ, प्राकृतिक विधि का मतलब ये हो गया कि आप है जो अपने खुद की आदतों के वजह पर नियंत्रण रखिए, और बिना किसी दवा के भी आप जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, कि मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि यदि आप बायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो या ना भी रहे हैं, तो कुछ बात खाली ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कि किन्हीं औरतों में 1 तारीख को यदि पीरियड्स आता है तो प्रॉपर 14 दिन के बाद जो है वो सहवास बनाना चाहिए पति पत्नी को, ताकि गर्भावस्था क्या हो सके, ठहर सके, समझे। और उसके बाद में फिर बच्चा जन्म होगा। और यदि कोई अशिक्षित है तो उसको तो मालूम नहीं रहेगा, ना तो वो डेट याद रखेगा, ना वो कंट्रोल रखेगा, अपने मन पे कंट्रोल रखेगा। तो फिर क्या होने वाला है, फिर बच्चा फिर होने वाला है, वही 10-12 को हो जाएगा। तो फिर आप अपना प्रॉब्लम में जीते रहना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, मैंने बताया था यांत्रिक विधि। यांत्रिक का मतलब होता है मशीन के द्वारा, किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट के द्वारा। जैसे कंडोम का भी प्रयोग किया जाता है जनरली, डायाफ्राम का भी प्रयोग किया जाता है, और कॉपर टी, जिसमें स्त्रियों के लिए कॉपर टी बहुत बढ़िया सुविधा है, मेरा ऐसा खुद का मानना है। ये कॉपर टी क्या है जो मैं बता रहा हूँ, एक तो ये तांबा का बना हुआ एक टी शेप का इस जैसा, तांबा का बना हुआ इस जैसा होता है, जो अगर देखें तो ये जो हमने पढ़ाया था इसमें है ना, इसमें जाकर सेट कर दिया जाता है। इसमें ये वाला भाग में जो है ये वाला एरिया में एक इधर और एक इधर टी जैसा है ना, देखिए ये सीधा है ना, इसे एगो टी। तो तांबा का जो है नर्स वगैरह या डॉक्टर वगैरह, नर्स तो नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस व्यक्ति जो है, अगर आप डॉक्टर से जाओगे तो लगा देगा। स्त्रियों में ये सेट होता है। अब इसका क्या बेनिफिट है, अब खुद देखिए कि जब इधर लॉक लग गया उधर लॉक लग गया, यानी जो भी यहाँ पे हाँ नहीं शुक्राणु मत बोलो, अंडाणु बोलो, है ना। अंडाणु जो निकलने वाला था इस नली में, इसको कौन नली बोलते हैं बोलिए, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, गलत, बिल्कुल गलत, बोलिए इसको क्या बोलते हैं। ये जो नली था जिसमें अंडाणु जो है शुक्राणु से मिलता है, हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा चलो बताओ, जो निषेचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ संपन्न होती है,
निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यहाँ पे आके मिलता था जी, इधर से अंडाणु, इधर से शुक्राणु। तो ये जो नली जो मिल रहा है इसको क्या कहते हैं? इस हिस्सा को बताइए, कितना पिक्चर मैंने बताया था। मैं इसीलिए तुम लोग पर गुस्सा होता हूँ, कोई बड़ा बात नहीं है। चलो इतना बता दो, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये जो नली जो है, जो यहाँ से अंडाणु जो है, मैं दूसरा पिक्चर भी बता देता हूँ। दूसरा पिक्चर है क्या? हाँ चलिए, ये वाला इसमें है ना। ये जो अंडाणु जो है ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे जाके इंतज़ार करता है। तो ये क्या है? ये कौन सी नली क्या कहलाती है? अंडवानी तो उसको हिंदी में कहते हैं ना, ठीक है। और क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन नलिका। अब तुम लोग देखो इतना बढ़िया से पढ़ाए थे, मैं क्या बताऊं भाई। चलो ठीक है, आ जाओ, क्लियर हो जाएगा। तो जो देखिए फेलोपियन नलिका जो है बाबू, फेलोपियन नलिका में यहाँ से अंडाणु निकलता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और फेलोपियन नलिका में क्या करता है? इंतजार करता है। कितने घंटों के लिए? 36 घंटा के लिए। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक पर्टिकुलर टाइम तय किया, 36 से 72 घंटा। सब अर्थों में अलग अलग समय काल होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 36 से 72 घंटा के बीच में वो आके इंतजार करेगा। यदि इधर से शुक्राणु आया तो वो 36 घंटा से 72 घंटा के बीच में मिलन होगा दोनों का। और जब दोनों मिला, उसी को तो निषेचन कहते हैं। तो ध्यान देना इस बात को मिलता है फेलोपियन नलिका में ही मिलता है। तो फेलोपियन नलिका के गो होता है? दो गो ना, एगो ई पट्टी एगो ऊ पट्टी, दो गो होता है। ई पट्टी वाला काट के दिखाया गया, यू पट्टी वाला देखिए समुच्चा है, अभी कटा नहीं है। समझ गए बात के? चलिए ठीक है, छोड़ो हटा। तो लोग बहुत कम बातों को याद रख पाते हो, बड़ी अफसोस लगता है हमें। क्या है, चलो ठीक है। तो गर्भाशय में लगाया जाता है और कई वर्षों तक प्रभावी होता है। देखिए कॉपर्टी के बारे में मैं जानबूझ के बता रहा हूँ। देखिए क्योंकि कॉपर्टी क्या है, हो सकता है पूछ दे, तो लिखना है कि कॉपर्टी एक गर्भ निरोधक यांत्रिक विधि है, या यांत्रिक मशीन है भी कह सकते हो आप इस चीज़ को, है ना। कैसे, जो समझना है, लिखना है कि कॉपर्टी का प्रयोग स्त्रियों के योनि में किया जाता है और यह स्त्रियों के लिए उपयुक्त होता है। मतलब पुरुष इसको यूज नहीं करता है, इसको स्त्री यूज करता है। देखो मुद्दा क्या है, जनसंख्या पर कंट्रोल करना है। तो बस अंडाणु को और शुक्राणु को मिलने से क्या करना है? रोकना है। अगर आप रोक लिए अंडाणु शुक्राणु को मिलने से, बस जैसे आप रोकिए, तो कौन सा विधि कहलाएगा? जनसंख्या नियंत्रण विधि कहलाएगा। अब कोई अपन आदत की वजह से कंट्रोल कर लिया तो प्राकृतिक विधि कहलाएगा। किसी मशीन से प्रयोग करके कर लिया, रोक लिया, तो यांत्रिक विधि कहलाएगा। रासायनिक मतलब दवा खा के अगर कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? रासायनिक विधि कहलाएगा। ऑपरेशन करके कंट्रोल कर लिया, सर्जिकल विधि कहलाएगा। अब पढ़ लिख करके जिसको सामाजिक जागरूकता कहते हैं उसको, तो सामाजिक जागरूकता मतलब होता है, देखते हैं हमारे दो जब केंद्र सरकार ने जो योजना निकाला था, उस योजना के लिए क्या हुआ था कि लोग जगह जगह, सरकारी लोग जो हैं जगह जगह आ करके एक कैंपेन लगा करके लोगों को समझाते थे कि क्यों 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2 बच्चों से ज़्यादा है जो अपना बाल बच्चा को है जो जन्म नहीं देना चाहिए, अपनी आदतों पर लगाम लगाना चाहिए, है ना। हम फिर से बोलते हैं, अब ये उदाहरण देंगे तो वीडियो है सिगरियामा वाले भी लोग, गांव वाले भी लोग जरूर देखेंगे, है ना। देखेंगे तो कहीं ना कहीं किन्हीं का नाम लेना उचित नहीं होगा। फिर वो हम लोग को बोलेंगे कि आप मेरा नाम क्यों लिए। हमारे आसपास पड़ोसियों में बहुत ऐसे हैं जिनको 10-10 बाल बच्चा है। इस ज़माने में 10 बाल बच्चा होना, समझ रहे हो, गरीबी नहीं, वो बर्बादी का बहुत बड़ा प्रतीक है। सोच के देख भोला मेरे, वो क्या कभी भी वो बंदा वो खुल के वो ज़िंदगी जी पाएंगे? कभी नहीं। अगर उनको सेवई पूड़ी भी बनाना होगा तो 10 व्यक्ति का भोजन आप खुद सोच लीजिए, कम से कम 3 किलो तो दूध लगने वाला है बढ़िया। और नहीं तो फिर पानी जैसा बनाओ, पानी जैसा खिलाओ बनाकर, क्या दिक्कत है? समझ गए बात पे। अच्छा, होली में कपड़ा की बात है, किसको कपड़ा ला के देंगे? 10 गो बाल बच्चा है तो किसको कपड़ा ला के देंगे? कमाते हैं एक ही व्यक्ति, लेकिन बाल बच्चा है 10 गो। आप ही के पड़ोसी हैं जी, पंकज चौरसिया, है ना। चलो ठीक है। तो ये जो है ना, इस ज़माने में होते हुए भी खुद को इतना ज़्यादा बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ढेर सारा बाल बच्चा कर लो, आपका पूरा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा।
ना बढ़िया से पढ़ा पाओगे, ना बढ़िया से लिखा पाओगे, ना बढ़िया से संभाल पाओगे, क्योंकि एगो को चुप कराओगे दूसरा रोने शुरू कर देगा, है ना। तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं तहस नहस धैल है। हाँ, एक चीज़ में फ़ायदा है कि जब आपका बाल बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आप लड़ पाओगे बढ़िया से। तो ये सब चीज़ें चलता था बहुत पहले। क्या बहुत पहले चलता था बोला कि जिनको सब जानबूझ के बाल बच्चा बड़े ज़्यादा बनाते थे। कैसे बनाते थे भाई? क्योंकि मेरा अगर 10 गो बाल बच्चा है तो मैं लाठी डंडा से लड़के उसका ज़मीन में छीन लूँगा, क्योंकि पहले ज़मीन का रजिस्ट्रीकरण तो होता नहीं था उस समय में तो ज़मीन का रजिस्ट्रीकरण होता नहीं था। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला कहानी है। जो जितना ज़्यादा ताकतवर रहेगा उसका उतना ही ज़्यादा ज़मीन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सर्जिकल विधि समझा रहे थे। सर्जिकल विधि में मैंने बताया था 2 चीज़ कि यदि पुरुषों में 2 चीज़ बताया था। उसका पिक्चर किधर गया? चला जा मेरे, हाँ मिल गया। सॉरी, सर्जिकल मतलब होता है ऑपरेशन ना। सर्जिकल मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। मैंने एक चीज़ तुम लोग को बताया था, चलो बताओ। सर्जिकल मतलब ऑपरेशन जो है दोनों करा सकता है, जिसको नसबंदी भी कहते हैं हम लोग, है ना। हम लोग एक नसबंदी का नाम से जानते हैं। तो नसबंदी स्त्रियों में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। जैसे कोई पति पत्नी है, हमको तो करना क्या है भाई? अंडाणु को शुक्राणु को मिलने से रोकना है। तो या तो स्त्री को क्या कर दो, नसबंदी कर दो, या तो पुरुष को कर दो नसबंदी। मन है तो दोनों को कर दो, हाँ मन है तो क्या कर दो, दोनों को कर दो, उसमें क्या लगा हुआ है। लेकिन देखिए, मान लीजिए कि स्त्री है, ये मानने का क्या, स्त्री का अंग है ये। तो ये जो अभी मैंने बताया था फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, जिसको फेलोपियन नलिका भी कहते हैं, ये अंडवाहिनी नलिका भी कहते हैं। अंडवाहिनी क्यों? क्योंकि इससे अंडा निकल के बहता है ना, अंडाणु, है ना। अंडवाहिनी नलिकाएँ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो देखा, ये एपिडाइमिस, जिसको हम लोग वृष्ण भी बोलते थे, सॉरी एपिडाइमिस नहीं, इसको तो वृष्ण नहीं बोलेंगे, ये है एपिडाइमिस का हिस्सा, है ना। अब यहाँ से ये जो जाएगा, इसको क्या मैंने बोलने के लिए बोला था, कोई बताएगा? भेष, वैसे जनरली शुक्रवाहिनी नलिका, क्योंकि इससे शुक्राणु निकलता है ना। इससे शुक्राणु निकलता है तो शुक्रवाहिनी, इससे अंडाणु निकलता है तो हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी, ठीक है। इसको इंग्लिश में ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको भेषक ट्यूब की भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली भेषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेषक कहा जाता है। बात समझ में आया? तो देखो, यदि एकरा काट के डॉक्टर लोग बांध देता है, डॉक्टर लोग इसको काट के क्या कर दिया, तो दूध को हवा है ना, तो दोनों के ना काटता है। दोनों को क्यों काटेगा? जो भी बता रहे हैं, क्योंकि अंडाणु इसमें भी रहता है, अंडाणु इसमें भी रहता है। पहला महीना में यदि पीरियड्स इसके वजह से आया तो दूसरा महीना में पीरियड्स इसके वजह से आता है। तो डॉक्टर लोग को 2 जगह कट लगाना पड़ेगा, ताकि इधर से भी अंडाणु ना निकले, इधर से भी अंडाणु ना निकले। बात समझ में आया? हाँ, नहीं बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लेकिन हल्का फुल्का जो है अथी होता है, ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग, जहाँ तक सवाल है कि सर क्या ब्लीडिंग होता होगा, तो मैंने तो हालांकि इसके बारे में कोई पता भी नहीं किया है, मेरे को कोई अनुमान नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है कि अंडाणु तो परिपक्व होता है, बनता है, इसमें कोई 2 शक नहीं है, ठीक है। लेकिन मुद्दा क्या है कि ब्लड ज़रूर निकलता होगा, क्योंकि वो तो जब तक काट के हटाएगा नहीं तब तक तो वो तो उसमें रहेगा ही शरीर में वो चीज़। तो मेरे हिसाब से ब्लीडिंग हल्का फुल्का होना चाहिए अथी में, बस शुक्राणु नहीं मिल पाएगा, शुक्राणु नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें तो भाई आप बाउंडिंग लग गया ना, तो कैसे लग पाएगा, है ना। चलो ठीक है, देखा। तो हमने बताया था कि ये जो है इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं ना, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, याद आ रहा है? हाँ, इसको हमने पढ़ाया था कि भेसेक्टोमी कहते हैं ना, भेसेक्टोमी कहते हैं। कहने का मतलब मेरा 2 ऑब्जेक्टिव बड़ी बढ़िया शानदार क्वेश्चन है लल्ला। क्या शानदार क्वेश्चन है सर? कि यदि स्त्रियों में नसबंदी किया जाए तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों में जो नसबंदी होता है उसको क्या कहते हैं? क्योंकि उसका ट्यूब को काट दिया गया ना, ट्यूब को टोम कर दिया गया, तो ट्यूबेक्टोमी। इसको भेषक वाला नाश को क्या कर दिया गया? काट के बांध दिया गया, तो उसको क्या कहते हैं? भेसेक्टोमी कहते हैं। तो हो सकता है पूछे ऑब्जेक्टिव में कि स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी, और पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं, तो भेसेक्टोमी, ठीक है। बस इतना ही मैं बताना चाहता था, और उसके बाद में आगे चलें। इसके बारे में चूँकि मैं पिछला क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि संक्षेप में। हाल अब देखिए, आइए यहाँ पर आइए, सामाजिक जागरूकता। जनसंख्या नियंत्रण में सामाजिक सुधार और शिक्षा भी जरूरी है। सामाजिक सुधार और शिक्षा भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता रहेगा कि क्यों नहीं जनसंख्या वृद्धि करना चाहिए, तो शायद कुछ अपनी आदतों पे कंट्रोल करें। और जब वो अपनी आदतों पे कंट्रोल करेंगे तो सब जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में नियंत्रण जरूर होगा, कुछ न कुछ, है ना। तो देखिए,
जिसमें से परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये आम तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी करता है या कोई सरकारी व्यक्ति भी आकर के करते हैं। क्लियर। दूसरा, किशोर विवाह पर रोक लगाना चाहिए, बाल विवाह पर रोक, क्योंकि जिनका विवाह शादी जो है वो बचपन में होता है तो जाहिर सी बात है ना समझी के कारण जो है ना वो उनका बाल बच्चा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें उनका अनुभव नहीं होता है कब क्या करना चाहिए, कब क्या पति पत्नी से सहवास बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, है ना, इसलिए। तीसरा है अधिक बच्चों वाले परिवारों को हतोत्साहित करना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जिनके भी परिवार में ढेर सारे बच्चे हैं उनको जाके हतोत्साहित मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको गिल्टी फील करवाना, ताकि फिर उसको देख करके दुनिया सीखे कि देखो भाई ढेर सारे जिनके बाल बच्चा होते हैं उसको थोड़ा सा समाज भी दूसता है, तो समाज को भी थोड़ा बहुत है जो इस चीज़ में शामिल होना चाहिए, है ना। और लिखल है शिक्षा और महिलाओं को सशक्त करना। बिल्कुल, शिक्षा और महिलाओं को सशक्त करने का मतलब होता है कि महिलाओं को शिक्षित करना। जब महिला खुद शिक्षित रहेगी तो अपने हस्बैंड को ज़रूर रोकेगी कि भाई 2 बाल बच्चा हो गया है, अब मेरे को ये ऑपरेशन वगैरह चाहे जो भी है प्रोसेस मैं करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा बाल बच्चा अच्छा नहीं है ना, मेरे लिए भी नहीं ठीक है, मेरे बाल बच्चा के लिए भी ठीक नहीं है। क्लियर। तो अगर स्त्रियों को ही सारा बात मालूम रहेगा तो फिर सही रहेगा, ठीक है। और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और प्रोत्साहन, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये तो आमतौर पर सरकार ही कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता मतलब स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। अब देख लो ना, हमारे गांव के निजी अस्पताल जो कि प्राथमिक अस्पताल जो है प्राइमरी हॉस्पिटल जो बना हुआ है ना, हाई स्कूल के बगल में है ना बना हुआ, लेकिन कोई काम के नहीं है वो, क्योंकि ना तो वहाँ पे ढंग से कोई ऑफिसर देखते हैं जल्दी, ना कोई गार्ड है वहाँ पे, ना ही कोई डॉक्टर जल्दी बैठता है, ना के बराबर बैठता है। मैं जब गया यहाँ से दवा लाने के लिए, क्योंकि जब मेरी मैडम थी है ना प्रेगनेंसी में, तो मैं जब गया वहाँ दवा लाने के लिए वहाँ कोई था ही नहीं। मैंने फ़ोटो वोटो ले जाकर कंप्लेन भी किया वहाँ बड़े डॉक्टर से, सब गया बाहर, वहाँ गया दनियामा से मैंने बोला कि चूँकि यहाँ का संचालन तो दनियामा के अंतर्गत होता है ना, ताकि हाँ यहाँ के हेड कौन है, ताकि फलानमा सर हैं जो अभी आए नहीं, तो हम कहीं उनका नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है दीजिए। तो दिए, तो मैंने कॉल किया तो बोले कि क्या नहीं गए हैं ड्यूटी पर, तो फिर फ़ोन करके उनको डांटा गया। जिनको ड्यूटी है यहाँ पे वो खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं। अब जैसे फॉर उदाहरण के तौर पे आपका क्लास चल रहा है, आपको बोला गया कि आपको आना है पढ़ने के लिए, फिर भी आप नहीं आए पढ़ने के लिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। वो लोग बंदा, वो लेडीज़ थी चूँकि उसको तो पता है कि नहीं भी जाएंगे तो ये डॉक्टर क्या करेंगे, 1-2 शब्द डांटेंगे, आखिर हैं तो अपने बिरादरी के ना, वेतन थोड़ी के कटेगा, समझ रहे। स्ट्रिक्टनेस जो जिसको कहते हैं, कड़ाई जो इसको कहते हैं, वो तो है नहीं, तो नहीं है तो बस आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी ये बोल के बोला जा रहा है कि सरकार ये चीज़ नहीं देता है, वो चीज़ नहीं देता है, भगा दिया जा रहा है दनियामा जाओ, लोग को दनियामा जाना पड़ रहा है। जबकि इतना सुविधा है यहाँ कि हर महिलाएं, हर लड़की जो है उसको जाए अगर तो फ्री में दवा वितरण कर सकता है ये, और नहीं करता है तो ये इसका दोष है, समझे। लेकिन अब क्या मैं बताऊं भाई, चलो ठीक है। तो मैं शिकायत भी करता हूं तो उतना दूर नहीं होता। अब देखो ना, बैंक में ही गया, बैंक में कर्मचारी 2-2-3 दिन में वो नहीं आया था, ये क्या माजरा है भाई, तो बोला कि ऊपर से ही नहीं भेज रहा है। आप 2-2-3-3 को कर्मचारी नहीं रखते हो, उदय जी को बेचारा को परेशान किया जाता है। सबसे मेन रूप से देखा जाए तो बेचारा उदय जी काम करते हैं बैंक में अकेले, जितना का वेतन नहीं उनको दिया जाता है, हमको लगता है उनको से खून पसीना करवा लिया जाता है, सब चीज़ उन्हीं को करना पड़ता है। खैर चलिए आइए, अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं, आनुवंशिकता एवं जयप्रकाश। अब इस चीज़ को इतना बायोलॉजी का हम कह सकते हैं सबसे हार्ड चैप्टर है जरा, आनुवंशिकता एवं जयप्रकाश सबसे हार्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांचक भी यही बायोलॉजी लगेगा। बायोलॉजी का ये हिस्सा बहुत बढ़िया चीज़ है। अब ये क्या है सर, आनुवंशिकता जब भी कहे ना, जब भी आनुवंशिकता समझ में आ जाए, सुनाई दे, शब्द दिखाई दे या सुनाई दे, आनुवंशिकता मतलब समझना वंश दर वंश को ही आनुवंशिकता कहते हैं। यानी इसमें हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोई भी चीज़ आनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। और जिस चीज़ के जिस भी अध्याय में आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना होता है उसको आनुवंशिकी कहते हैं,
तो बड़ी कन्फ्यूजनल शब्द है। तो खैर चलो आ जाओ, कोशिश हम करेंगे, तुम लोग ध्यान दोगे ज़रूर सफल हो जाओगे, नहीं तो लल्ला बाकी तो भाई क्या करेंगे, 1000 वीडियो भी रहता है, 1000 लोग भी रहते हैं, 1000 तरह से पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। बस कोई भी टीचर का पूरा वीडियो देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ एक वीडियो देख करके या एक क्लास कर करके आप ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छे पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्लास तो करना बनता है, उसके बाद में ही आप निर्णय ले सकते हैं कि हाँ मेरे लिए वो परफेक्ट हैं या नहीं है। और यदि है तो क्लास करना चाहिए, यदि नहीं है तो क्लास नहीं करना चाहिए, उसमें क्या लगा, क्योंकि ज़िंदगी आपका, पैसा आपका, समय भी आपका, अब मेहनत भी तो कहीं ना कहीं आप ही को करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 में एंट्री करने वाले हैं। इसमें एक चैप्टर और बच गया, चैप्टर नंबर 8, बस वो पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें पढ़ाया जाएगा कि कैसे पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है ना, किस प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण से निपटने के क्या क्या उपाय हैं, कचरा प्रबंधन क्या है ना, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अनुवंशिकी मतलब DNA और RNA, वंश दर वंश हुआ ना। जैव विकास मतलब जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ, जीव जंतु का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। तो चले पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विभिन्नताएं क्या है। अच्छा, विभिन्नताएं मतलब कौची हो गया भाई, कि सभी जीव जंतु अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हो दिखाई देते हैं। एक ही माता पिता के 2 या 2 से अधिक संतान जो होते हैं वो अलग अलग चेहरा, अलग अलग रूप, अलग अलग बाल का कलर, आँखों का कलर, है ना, शारीरिक बनावट सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्या है, विभिन्नताएं ही तो है ना। तो अब विभिन्नताएं क्या, तो लिखिए, जीवों में पाए जाने वाले वैसा गुण जो उसे अपने जनकों से या अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से क्या दिखाता है, भिन्नता को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि जीवों में पाए जाने वाले वैसा गुण जो उसके अपने ही माता पिता या अपने ही जाति के सदस्यों से भिन्न दिखाता है। भिन्न मतलब अलग दिखाता है ना। आप अपने हूबहू माता पिता जैसा दिख रहे हो क्या, नहीं दिख रहे हो, ये है हम लोगों में, लेकिन पेड़ पौधा में वैसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, हम लोग तो लैंगिक जनन करते हैं ना, क्योंकि जनन तो हम थोड़ा बहुत पढ़ा दिए तुम लोग को, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और अनसेक्सुअल दोनों पढ़ा दिए है ना, परागन वगैरह भी पढ़ा दिए हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जैसी माता होती है, माता पिता होते हैं, लगभग उसी के जैसा क्या होता है, बाल बच्चा भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि एक आम के पेड़ में हजारों आम फर चुके हैं, तो क्या उसको तोड़ने के बाद ये पकड़ा जा सकता है कि कौन सा आम हम कहाँ से तोड़े थे, नहीं। सभी आम लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक पेड़ से फरा हुआ की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। या उसी जाति का दूसरा पेड़ भी है और उससे भी आम तोड़ के एक जगह कर देते हैं, तो मैं लिख के दावा दे सकता हूँ कि आप पकड़ नहीं पाओगे कि कौन सा आम है। लेकिन आदमी में देख लीजिए, आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कितनों आदमी का बाल बच्चा कितनों रहे, सबको देख करके आसानी से बताया जा सकता है कि कौन किन का बाल बच्चा है। क्लियर। तो हम लोग में भिन्नता ज़्यादा पाया जाता है, लैंगिक जनन में भिन्नता ज़्यादा पाया जाता है, अलैंगिक जनन में भिन्नता कम पाया जाता है। अब आइए मकई की खेती पर आइए। हर मक्का चाहे स्वपरागन करे चाहे परपरागन करे, बाल तो सब में एक ही जैसा होता है। पहचानना बड़ी मुश्किल है कि कौन सा बाल किस पेड़ का है, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन अब देखिए कुत्ता बिल्ली पर लीजिए, यदि कुत्ता नहीं, बेसिकली कुत्ती बोलना चाहिए, लेकिन कुत्ती एक शब्द गलत चीज़ है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता बोलने में ना। तो जो कुत्ता का जो पप्पी जो होता है, अब एक कुत्ता का जो बाल बच्चा हुआ 4-5 गो हुआ, लेकिन चारों पाँचों का कलर भी अलग अलग होता है और आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं। 10-10 गो होता है जिसको पहचान लेता आदमी कि कौन है ये, कौन है ये, कौन है ना। तो लैंगिक जनन में भिन्नता ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो लोग भी लेडीज़ और जेंट्स होता है ना, नर और मादा कुत्ता में भी होता है, गाय भैंस में भी नर और मादा होता है। तो इस प्रकार से जो है देखा यही गया है कि लैंगिक जनन में भिन्नता ज़्यादा पाया जाता है। आप अपने भाई बहन से क्या हो, भिन्न हो, यही तो भिन्नता है। आप अपने माता पिता जैसा नहीं दिख रहे हो, या दिख रहे हो तो बहुत कम दिख रहे हो, यही क्या है, भिन्नता है। तो किसी जीवों में पाए जाने वाला वैसा गुण जो अपने ही माता पिता से उसको क्या दिखाता है, अलग दिखाता है, वो सभी गुण ही क्या कहलाते हैं, विभिन्नताएं कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो जैसे में कि पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं
जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। जीन गलती लिखा हुआ है, बोला जीन मतलब ये होता है। सर ये जीन क्या है सर? अब सुनिएगा ज़रा बढ़िया से, जीन क्या है सर? 2-3 शब्द हम लोग को ध्यान से सुनना चाहिए। एक होता है DNA, एक होता है RNA, और एक होता है गुणसूत्र, एक होता है गुणसूत्र, और एक होता है जीन। ये सारे के सारे शब्द जो है ना आनुवंशिकी शब्द है। आनुवंशिकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं रुक जाइए, पीढ़ी दर पीढ़ी जब जन्म लेता है तो उसमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो किसके वजह से? इन्हीं चारों के वजह से पाया जाता है। ये चारों के चारों ट्रांसफ़र होते हैं आपके शरीर में, किन से? आपके माता पिता से। आपके माता पिता का DNA 50%, दोनों मिल करके 50% माता का, 50% पिता का DNA, जब दोनों मिलता है तब जाके आपका DNA बनता है। कुल मिला के बात ये है। तो खैर DNA और RNA के बारे में 12th में बड़ी ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ना है। उसके हर बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के बारे में पढ़ना है, कैसे DNA टूट सकता है, कैसे DNA नष्ट होता है, DNA किस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसका पूरा पिक्चर ही पढ़ना होता है ना। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग समझेंगे सबसे ज़्यादा अभी गुणसूत्र के बारे में। देखिए मनुष्य में टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। सभी जीवों में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। आलू में भी गुणसूत्र होता है। दुनिया के हर सजीव में क्या होता है? गुणसूत्र होता है। निर्जीव छोड़ा कर, जैसे पत्थर हो गया, ईंटा हो गया, बालू हो गया, पेड़ पौधा, दुनिया के जितना भी पेड़ पौधा है, दुनिया के जितना भी सब्जी है, फल है, फूल है, उस सब में क्या होता है? गुणसूत्र पाया जाता है। हम लोगों में भी गुणसूत्र पाया जाता है। तो हम लोग अपनी बात करेंगे तो 23 जोड़ा। बाकी तो भाई ISC में जाओगे तो सब टीचर पढ़ाएंगे ही, मैं भी पढ़ाऊँगा। तो देखिए 23 जोड़ा जो है मनुष्य में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा यानी कितना बोला? 46 गो। अब जिसमें से गुणसूत्र जो है XX या XY ऐसे सूचित किया जाता है। मैं बता रहा हूँ जीन क्या है सर जी। आइए, गुणसूत्र के ऊपर इस जैसा, अगर रियलिटी में अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो गुणसूत्र के ऊपर एक इस जैसा पिल्लू जैसा है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो है एक शेप दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इसी को क्या बताया? जीन। तो जीन जो होता है वो हमेशा किसके ऊपर रहता है? गुणसूत्र के ऊपर होता है। नहीं, गुणसूत्र के ऊपर स्थित होता है कौन? जीन। अब जैसे देखो कई बार कहता है कि तुम्हारी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई जो, वो माता पिता के जीन पर डिपेंड करते हैं कि जीन कैसा था। अगर तुम्हारे माता पिता के जीन बढ़िया था तो तुम जाहिर सी बात है थोड़ा सा लंबा बनोगे। अगर थोड़ा सा कम था तो कम लंबाई। तो माता पिता के हिसाब से बाल बच्चा का क्या डिपेंड करता है? लंबाई और चौड़ाई। तो जीन के माध्यम से डिपेंड करता है। तो मैंने क्या बोला कि आनुवंशिकी गुण जो दिखता है आप में, जो भी बदलाव आया वो या तो DNA के कारण आया, या तो RNA के कारण, या तो गुणसूत्र के कारण, या तो जीन के कारण। ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सब एक ही चीज़ है, क्योंकि गुणसूत्र भी बना होता है वो DNA और RNA से ही बना होता है। अभी इस चीज़ के बारे में ज़रा बेसिकली बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा तब ना। बस स्पेशल चैप्टर इसमें दिया नहीं है, ठीक ना। चलिए, हालांकि मैं चाहता तो पिक्चर बना सकता था, लेकिन देखो ऐसा है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम के विषय से पढ़ा रहे हैं। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, और यदि आपको डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी कर लो यार, उसमें बढ़िया बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा जो कि काम की चीज़ रहेगा। तो विभिन्नताएं देखा गया है कि जीवों में जो विभिन्नताएं होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो जननिक विभिन्नताएं, दूसरा होता है कायिक विभिन्नताएं। जननिक मतलब जन्म से ही वो अलग दिख रहा है। क्या हो रहा है बताइए आप दोनों, पूरा बात बताइए अभी। जाओ, अब यही सब हमको करना ही है, करवाना ही है 10th में। तो मैं क्या करूं? चलो देखो इधर, मैं पहले ही बता देता हूं कि आप लोग जब भी क्लास में एंट्री करते हैं तो कृपया करके मार मैदान करके आएँ। आप पानी उनी पी के आएँ, जो भी खाना है वो खा के आएँ। क्लास में बीच में मत बोलिए सर खाना खाने जाएँ, सर पानी पीने जाएँ। 1 घंटा में भी तो मैंने बोल मैं रहा हूँ, प्यास तुम लोग को लग रहा है यार। बोल तो मैं रहा हूँ ना, तो फिर तुम लोग को क्यों प्यास लग रहा है? समर्पण दिखना चाहिए, ठीक है। नींद क्यों आएगा? क्योंकि आप नहीं समझे।
आप खुद को इतना डिस्टर्ब करके रखते हो कि आपको तो नींद आएगा ही। अब एगो को देख लीजिए, उगे तारा तो चले सुनारा। अब 1 घंटा पढ़ाई हो चुका है या होने वाला है, तो ये तारा सितारा जी पहुंच गए हैं। तो गौर व्यक्ति अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि ये गौर बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, उजला छेना नाम ऐसे नहीं इसको दिया गया है। ठीक है, तो रेडी, चलो देखो, विभिन्नता जो है कितने प्रकार के होते हैं? मतलब जीवों में जो विभिन्नता, जैसे 2 भाई है, दोनों का चेहरा में मोहरा अलग अलग है, तो ये जो है विभिन्नता। जननिक मतलब जन्म से ही, अकाइक के मतलब हो गया अंग के कारण, जननिक मतलब आप उसको बदल नहीं सकते हो, जो अंदर जो डीएनए की वजह से जो बदलाव आया है, जो आरएनए की वजह से बदलाव आया आप दोनों भाई बहन में, वो आप उसको बदल नहीं सकते हो। अकाइक मतलब होता है कि अंग के वजह से, मतलब आप बाद में सर्जरी करवा लिए कृत्रिम विधि से, है ना। अब जाके दारू पी करके आप अपना हाथ काटवा लिए, तोड़ लिए, तो भी भिन्न आप दिख गए, है ना। तो ये सब जो है वो कौन सा विधि कहलाता है, कौन सा विभिन्नता कहलाता है? कायिक विभिन्नता कहलाता है। चलो ठीक है, अब देख लल्ला, इधर देख, आनुवंशिकी विविधता को अगर समझना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन के कारण बदलाव क्या है। देखिए, इस सब एक जैसा दिखने में लग रहा होगा, बस थोड़ा थोड़ा सा के अंतर होगा। किसी का कलर वैसा है, किसी का ऐसा है, देख रहे हैं आप अच्छा से देखिए सबको पिक्चर में। तो ये जो बदलाव आया है तो सब भिन्न भिन्न ना, तो जाति तो एक ही है। अब ये सौंफ जैसा है ना, ये क्या है? सौंफ जैसा है, तो सभी का देख रहा है। आम की मैं बात करूँ, जो आप लोग आम खाते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आम हमारे इंडिया में कितने प्रकार का, हमको भी कन्फर्म मालूम नहीं है, न तो वैज्ञानिक लोग सही मायने में गिरे हैं। बस एगो बेसिक अनुमान लगाया कि लगभग 30 से 32 हज़ार प्रकार के आम होते हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है, एक जगह मैं देख रहा था, मैं कितना सच्चाई है इस बात का मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि एक जगह कोई बोल रहे थे, बढ़िया महानुभव व्यक्ति भी बोल रहे थे कि हमारे इंडिया में कोई ऐसा दुकान या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मिला हुआ आम नहीं बिकता है। कुछ न कुछ दूसरा आम सब क्या रहता है? मिक्स रहता है, क्योंकि जो लोग बेच रहे हैं उनको भी पता नहीं होता है कि दूसरा आम है। इतना प्रकार के आम है हमारे भारत में, जो कि अक्सर खाए भी होंगे, है ना। तो सब क्या है? जेनेटिक चेंजिंग है तो आम ही, लेकिन जीन में परिवर्तन होने के कारण इसका रूप ऐसा हो गया, उसका रूप वैसा हो गया, सबका अलग अलग हो गया। अभी मैंने बोला था कि दीवार में अड़ के नहीं बैठना, तुम दीवार में क्यों अड़ के बैठे हुए हो? फिर इसीलिए हम बंद कर देता हूँ चीज़ों को। या अब जो देखो, पिछला क्लास में उतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, जब मैं आज बनाना शुरू किया हूँ तो आज फिर से डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया। कोई लेट आ रहे हैं ज़्यादा, तो कोई दीवार में अड़ के बैठ रहे हैं, तो कोई पानी पीने का आदेश मांग रहे हैं, तो कोई उबियाहट हो रहा है। तो फिर कल से फिर से बंद हो जाएगा, उसमें क्या लागू? मेरी भलाई के लिए थोड़ी क्या यार, नई बात मानोगे हम छोड़ देंगे, हमको क्या। देखो, उसके पीछे वजह यही है कि हम जितना समर्पण दिखा रहे हैं, आज बच्चा लोग उतना समर्पण दिखा ही नहीं रहा है ना। इसको नहीं डिजाइन किया है बढ़िया से क्या। हाँ देखो लल्ला, देखो बढ़िया से समझना, विभिन्नताएं के और भी प्रकार होती है। कौन कौन सा प्रकार है? देखिए, पहला है आनुवंशिकी विभिन्नता। आनुवंशिकी तो हमेशा माता पिता पर डिपेंड करेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि यह माता पिता से संतान में कौची द्वारा आता है? जीन के द्वारा आता है। जीन के द्वारा या डीएनए के द्वारा जो आप में बदलाव आया है वो क्या है? आनुवंशिकी विभिन्नता कहलाएगा। जैसे आपके मम्मी का आँखों का रंग कुछ और है, आपके आँखों का रंग कुछ और है, तो वो जो विभिन्नता आया वो डीएनए के कारण आया, या जीन कह सकते हैं। जीन कहिए ना, क्योंकि डीएनए बोलने से ज़्यादा बेटर होगा कौची? जीन बोलना। हाँ, दूसरा कुछ जैसे लिखा है, देखो, किसी परिवार में एक भाई का रंग गोरा और दूसरे भाई का रंग क्या होता है? सांवला होता है। तो कुछ लोग तो शक के नज़र से देखते हैं कि 3 गो बेटवा उनकर गोर है, 1 गो बेटवा काला है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिकली गोर भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। मैं बोला तो कि माता पिता किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जीन के ऊपर। लेकिन एक बात तय है कि जिनके माता और पिता दोनों गोर हैं, दोनों लगभग सेम कलर का हैं, तो चांसेज अधिक से अधिक 90% चांस है कि उनका जो होने वाला बाल बच्चा होगा वो भी क्या होगा? गोर ही होगा। अब ये लड़ाई कहाँ पे चलता है जानते हैं? कि मान के चलिए कि माता क्या है? गोर हैं, और ये गोरा है, मतलब वही हुआ गोर मतलब गोरा, है ना। माता है जो गोर है, पिता है जो क्या है? काला है, ब्लैक ब्यूटी, है ना। तो उसमें चांसेज 50-50 बैठ जाता है। हम तो क्या बोल सकते हैं, ब्लैक ब्यूटी मैंने देखा है यार,
कि हस्बैंड जो है काफ़ी ज़्यादा काला कलूटा है, ज़्यादा तक तो हस्बैंड ही काला कलूटा होता है। अब हमारे इंडिया में देख लीजिए, सुंदरता किसको कहा जाता है? काला को कभी नहीं सुंदरता कहा जाता है। गोर व्यक्ति जो है उसको सुंदर कहा जा रहा है, जबकि सिर्फ खेला है चमड़ी का रंग, वो भी मेलेनिन का खेला है। मैंने बताया था कि जो व्यक्ति काला है उनके शरीर में सबसे ज़्यादा मेलेनिन का तत्व पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मेलेनिन तत्व पाया जाता है, अब जो कि बहुत अच्छा होता है। उनकी चमड़ी की मजबूती कुछ और है, वो धूप में अलग धूप बर्दाश्त कर पाएंगे, गोरा रंग से ज़्यादा धूप बर्दाश्त कर पाएंगे। और जो गोर रहेगा, जो जाहिर सी बात है, चोट भी ज़्यादा बर्दाश्त कर पाएगा। गोर व्यक्ति में मेलेनिन तत्व की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि धूप भी नहीं बर्दाश्त होगा, चोट भी ज़्यादा लगेगा, त्वचा भी थोड़ा सा क्या रहेगा, नाजुक रहेगा। लेकिन फिर भी इंडिया ने जो पैरामीटर बनाया, भारत में जो पैरामीटर है वो गोर पर है कि अगर गोर है तो शादी होएगा, काला है तो शादी नहीं होगा, और काला की शादी काला से ही होगा, ऐसा मतलब है ना। कभी हमारे ही गांव में या कहीं पे देखें आसपास पड़ोस में कि पुरुष है जो गोर रहे और स्त्री है जो काला रहे, कहीं हैं आपके गांव में? चलिए बढ़िया है। वो भी कैसे हुआ होगा, तो धोखा से हुआ होगा। लेकिन अगर स्त्री काली है तो हम लिख के देते हैं धोखा हुआ होगा उसके साथ। बेचारा मेकअप वालों ने पेंट कर कर के नया बना दिया होगा उसको शादी के दिन। अरे यार, शादी के दिन क्या मेकअप करता है, कमाल कराता है, एकदम चमक रहा होता है। अब देखो, जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मोटा मोटी गेहुआ कलर का हूँ, जो कि मोटा मोटी ठीक है ना, तो ज़्यादा ब्लैक हूँ ना ज़्यादा वाइट हूँ, मीडियम हूँ, ठीक है। मेरी जब शादी हुई थी, मेरी मैडम चमक रही थी कैमरा में, मैं तो भूत जैसा दिख रहा था उसके सामने। मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया था, कसम से एक भी मेकअप नहीं, ना कोई बोरो प्लस, ना कोई भी चीज़ जो होता ना, कुछ नहीं, बस थी नहीं। आँखों का जो काजल है वो बस क्या वहाँ अच्छा, हाँ, काजल से भी हो जाता है, बात सही है, काजल से भी हो जाता है। लेकिन ऐसा है भला कि वहाँ पर बस मैं एक ही चीज़ को देख रहा था, जो मेरा दोस्त यार जो खींच रहा था मेरे ही मोबाइल से, फिर मेरे को मिला मोबाइल, ठीक है ना, तो मैं अपने मोबाइल में देख रहा था। मैं तो खुद को मतलब देख रहा हूँ कि उसके सामने तो मैं कुछ है ही नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं जब मैं उसको सन्मुख देखा तो इतना तो सुंदर दिख नहीं रही थी। आज अचानक क्या हुआ भाई, राताराती इतना सुंदर दिखने लग गई। तो जो ब्यूटिशियन वालों ने जो 1.5 से 2 घंटा मेहनत किया, वो जाए बेकार थोड़ी के जाएगा, है ना। अब वो 2000 रुपया दे के बुलाए होंगे ब्यूटिशियन वाला को, या तो खुद ही मेकअप कोई सखी से लिखी होंगे ना। अब हम लोग का क्या है यार, हम लोग क्या है, बस चुपचाप तेल, नारियल का तेल दे दो, नहीं मिला सरसों का तेल दे दो, लगा लो, अब पानी छिट करके झुलफी मार लो, कहानी खत्म। और लड़की लोग में तो मत ही पूछोगे क्या है, बस। तो भाई उसकी तुलना मत करो। अब जाहिर सी बात है, बिहान अगर मुंह धो ली तो आपका क्या हाल होगा भगवान जाने। तो ऐसा धोखा हुआ होगा, हमने देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में भी धोखा होते हुए, हाँ, अपने ही परिवार में। अब मेरे ही परिवार की लड़की की शादी थी तो काली। जिस दिन शादी था, खूब इतना दूर से ये वाला पूरा पेंट हुआ, मतलब बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग पेंट होता है ना, दीवार, वैसे मार बरस कदम पेंट कर दिया। इसको इतना दूर से पेंट कर दिया, पैर को पूरा पेंट कर दिया, ठेवना से इधर, अब फेस पूरा कर दिया, गर्दन से यहाँ से इतना दूर, ठीक है। अब कुछ दिखेगा ही नहीं सारा। अगर हाथ देखोगे तो गोर ही नजर आएगा, चेहरा देखोगे गोर ही नजर आएगा, बड़ी से बड़ी पैर देखोगे वो भी गोर ही नजर आएगा। जो बाराती आएंगे वो तो देख के खुश, लड़का वाला के जितना भी पक्षधर हैं वो सब खुश कि वाह क्या शादी किया है। अब बिहान होकर के जाहिर सी बात है कि मेकअप तो उतारना पड़ेगा चेहरा पर से, धोएंगी जरूर, ब्रश व्रश करेंगी, बस बिहने सारा भला एक ब्यूटी बन गया। अब वो डर से भागना शुरू, सब घर वाले, फिर बिहने सब देखते हैं ना, बढ़िया बिस्तर उठाते हैं, चल घरे चल रहे, सब घर चल जाते हैं, ठीक है, क्या करेंगे देख करके, वैसा है ना। चलो ठीक है। तो अब आते हैं पर्यावरण विभिन्नता। क्या सर जी पर्यावरणीय तरीका से भी विभिन्नता पाया जा सकता है? हाँ सर, मौसम के हिसाब से भी विभिन्नताएं पाई गई है कि आप किस मौसम में रहते हो। जैसे हम इंडिया वाले हैं, हम चल जाएं साउथ अफ्रीका में, जल भून के काला कोयला हो जाएंगे, बता रहे हैं। यहाँ की मौसम बहुत दूसरा है, और साउथ अफ्रीका का मौसम दूसरा है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग इधर गोर दिख रहे हैं, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, काला बनने वाले हैं, बिल्कुल काला कोबरा की तरह दिखेंगे। जीभ निकालेंगे तो काला कोबरा ही दिखेंगे ना, है ना, समझ रहे हो ऐसे, समझ रहे हो।
चलो ठीक है, देखो इधर। हाँ, तो ये पर्यावरण विभिन्नता मतलब होता है वातावरण के हिसाब से कि आपके जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया में ठंडा कितना कर रहा है, गर्मी कितना कर रहा है। अब यही हम लोग जैसे कोई बंदा काला है, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम ठीक ठाक है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सांवला है, अगर वो चले जाए भी मनाली की तरफ, जम्मू कश्मीर के एरिया में, मनाली, शिमला, ये सब उत्तराखंड के एरिया में चले जाए, ठंडे प्रदेशों में चला जाए, तो क्या होने वाला है, गोर हो जाएगा। जब वहाँ से आएगा तो एकदम नेचुरल ब्यूटी जैसा दिखेगा, अरे यार तू तो साफ़ हो गया यार। लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही दिन की खूबसूरती है, फिर कुछ दिन के बाद वापस वही होने वाले हैं। हाँ, काला नाग ठीक है ना। चलो ठीक है ना। चलिए, तो लिखल है, देखिए उदाहरण के तौर पर कि धूप में रहने वाला पौधा क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है, जबकि छाया में वही पौधा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये चेंजिंग देखने को मिला। तो वही पौधा देख रहे हैं ना, बदलाव हो रहा है, तो किसके कारण, पर्यावरण के अनुसार। तो इसको कहते हैं पर्यावरणीय विभिन्नता, है ना। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा बात है यार, इसको हटाओ, इसको स्लाइडर में यूँ ही डाल दिया गया है, इसको हटाओ। अब आते हैं हम लोग आगे पर। विभिन्नता का उदाहरण ढेर सारा है। अब देख लीजिए, दुनिया में सब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब पिक्चर उतना HD क्वालिटी में नहीं दिया गया, लेकिन खैर चलिए छोड़िए। देखिए विभिन्नता को लास्ट बार हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ेंगे कि विभिन्नता से संबंधित, विभिन्नता क्या है जो आपने देख लिया ना। अगर पूछे कि विभिन्नता क्या है तो साफा लिखना, किसी जीवों में पाया जाने वाला वैसा गुण जो उसको माता पिता से अलग बनाता है। या बा सही बात है ना रे, क्या बनाता है, अलग बनाता है या अलग दिखता है। वही वैसे ही गुण को क्या कहते हैं, आपके मम्मी है गोर, आप हैं काला, तो विभिन्नता तो हो गया ना। आपके भाई गोर, आप हैं काले, तो विभिन्नता तो हो गया ना। आँखों का रंग भूरा और नीला, काला, पीला तो होता नहीं है। हरा हो जाए तो कितना बढ़िया रहा, क्या बात है, ग्रीन कलर का, मज़ा आ जाए। चलो ठीक है। अरे एक तो नीला बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो विभिन्नता का उदाहरण क्या लला, देख इधर, एक ही प्रजाति के जीवों में दिखने वाले अंतर, एक ही प्रजाति के जीवों में दिखने वाले अंतर ही क्या कहलाएगा, विभिन्नता। चाहे किसी भी प्रकार का अंतर, लंबाई चौड़ाई में भी तो अंतर हो सकता है। दूसरा, एक ही परिवार के सदस्यों में दिखने वाले अंतर को ही विभिन्नता कह सकते हैं। अलग अलग धर्म, भाषा और बोली के लोग भी, हाँ बोला, भाषा और बोली के आधार पर भी तो विभिन्नता पाया जाता है। लेकिन ये आमतौर पर जेनेटिक नहीं ना होता है, ये कृत्रिम है जो मनुष्य ने बनाया। अब जैसे मान के चलिए कि कोई हिंदू है और कोई क्या है, मुस्लिम है, तो हिंदू और मुस्लिम की वजह से अलग अलग नहीं दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है। जैसे अब फॉर उदाहरण, मेरा दाढ़ी है ना, ठीक है, दाढ़ी मोछ है, मैं मोछ काट लूँ पूरा, सिर्फ मोछ काटूँ, मैं मुस्लिम बन जाऊँगा, मैं मुस्लिम जैसा दिखूँगा। इमेजिन करके देखो, मैं सिर्फ मोछ क्या कर लूँगा, काट लूँगा, बाकी सब रहने दूँगा, मैं मुस्लिम बन जाऊँगा। तो विभिन्नता आया सिर्फ कोजी की वजह से, मोछ की वजह से। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, मैं मोछ काट लिया, दाढ़ी बड़ा बड़ा कर लिया, अल्लाहू अकबर बन जाऊँगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम जैसा दिखूँगा, वो भी एक तरीका है ना। आज देखिए पंजाबी में क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, मैं पगड़ी बांध लूँ, ठीक है, अब बड़ा बड़ा दाढ़ी मोछ दोनों कर लूँ, बड़ा बड़ा बन गया पंजाबी यार। तो धर्म के आधार पर विभिन्नता नहीं पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अब तो आप अच्छा उजला उजला ड्रेस पहन लो, क्या बोलते हैं ईसाई में, उजला उजला ड्रेस पहन लो, दोनों वाइट वाइट, है ना, और ऊपर से एगो ईसा मसीह का एगो लॉकेट बना लूँ गॉड वाला, है ना, उसके बाद में फिर मैं बाइबिल ले लूँ, बस बन गया, हो गया, कहानी ख़त्म। तो भिन्नता नहीं पाया। धर्म भी भिन्नता को प्रदर्शित करता है, भाषा तो करता ही है। देहाती भाषा अलग है, मगही भाषा अलग है, हिंदी अलग है, भोजपुरी अलग है, बंगाली अलग है, भाषा कई प्रकार के हमारे भारत में। हाँ, आवाज़ तो अलग होता ही है, हाँ बिल्कुल। तो देखिए आवाज़ जो है, आवाज़ निकलना जो है वोकल सिस्टम पर डिपेंड करता है ना, इसको वोकल सिस्टम कहते हैं। तो बिल्कुल हुआ, आवाज़ के ध्वनि के आधार पर भी भिन्नता पाया गया। आपकी बहन की आवाज़ कुछ और है, आपका आवाज़ कुछ और है, बिल्कुल भिन्नता 100% है भिन्नता, लेकिन उस चीज़ को दर्शाया नहीं ना जाता है। अलग अलग सामाजिक आर्थिक लोगों के, आर्थिक वर्गों के लोगों पर, बिल्कुल अमीर अलग है, गरीब अलग है। जो अमीर है, जो ढंग से अलग अलग तरह का कपड़ा, गाड़ी, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता है, वो भी अलग दिखता है सबसे हट के। गरीब बेचारा फटा जूता चप्पल लेके निकल पड़ता है ससुराल, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना में भी खुश रहता है, ठीक है। अलग अलग शारीरिक बनावट वाले लोग, वो भी तो भिन्नता ही है। किसी की लंबाई चौड़ाई अलग अलग, तो वो भी अलग दिख रहा है कि नहीं, बस अलग दिखना चाहिए बस, ठीक है। अलग अलग उम्र के लोग, सही है,
उम्र के लोग नहीं दिखते हैं भिन्नता? नहीं, बूढ़ा बूढ़ी दूसरा तरह के दिखते हैं। तो कैसे देख के बताया तो कि बूढ़ा है? कैसे बताया तो कि युवा है? कैसे बताया तो कि बच्चा है? तो भिन्नता तो हुआ ना। अरे बड़ी हो गया, अब हटाओ अब, है ना। नेक्स्ट, अभी भी है हटा। अच्छा, विभिन्नता का महत्व क्या है? अरे ये नहीं पूछेगा यार, बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये कुछ शब्द है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि आप इसको देख लें थोड़ा सा, है ना। जैसे माता और पिता है, माता का रंग भूरा बिल्कुल बिल्ली के जैसी, पिता का रंग थोड़ा सा ब्लैक, मोटा मोटी ठीक ठाक, ठीक है। अब ये देखिए बेटा में क्या है, बेटी में जो है हल्का भूरा आया है, अब बेटवा तो एकदम प्योर भूरा हो गया। ये तो गया कौमे से गया। चलो ठीक है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये माहौल की वजह से नहीं हुआ है। बेसिकली आँखों का रंग और बालों का जो कलर होता है, जो जब हम लोग भ्रूण की अवस्था में होते हैं, जब हम लोग जाइगोट बन चुके होते हैं, डेवलप पढ़ा है ना, उसी समय हम लोग का आँखों का रंग और बालों का रंग डिसाइड हो जाता है कि आपका आँखों का रंग कैसा होने वाला है। जब उन समय भ्रूण ही अवस्था में होते हैं, उसी समय डिसाइड हो जाता है। क्लियर? अब इस चीज़ के बारे में हम लोग अगला क्लास में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। देखिए स्थिर से पढ़िए, आप हमको समय दीजिए, रिजल्ट हम ला के देंगे, बशर्ते आप हमको समय दीजिएगा। तो हो सकता है ये क्लास उतना बढ़िया ना लगा होगा पढ़ने में, लेकिन एक क्लास ख़राब जाने की वजह से सभी क्लास को ख़राब नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था। और यदि अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको भी मालूम है। अब मुझे बताने से तो आप वैसे भी ज़बरदस्ती कुछ करने वाले हो नहीं, तो खुद के भविष्य के लिए ही जो करना है जो कीजिए, नहीं तो दूसरों के भविष्य के लिए कीजिए। अरे अपने लिए नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम अपने चाहने वालों के लिए पढ़िए ज़रूर, क्योंकि जो भी आपको चाहते हैं, आपके माता पिता हों, आपके भाई बहन हों, कोई भी हों, जो आपके जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वो उनको हमेशा यही अपेक्षा रहता है आपसे कि आप ज़िंदगी में खूब पढ़ें लिखें और एक महान व्यक्ति बने, और उन ऊंचाइयों को छुएं जो उन्होंने कभी छू नहीं पाया, जो सिर्फ सपना देख करके रह गए आपके माता पिता। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा मेरे से ऊपर ही जाए, मेरे से ज़्यादा ही तरक्की करे, मेरे से कम तरक्की ना करे, इसलिए आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन कुछ बच्चा तो भाई गलत फ़ायदा उठा लेता है उस चीज़ का। क्या गलत फ़ायदा उठाता बोला? लफ़ागिरी में कूद जाता है, माता पिता का पैसा का दुरुपयोग करता है, मोबाइल खरीद लेता है, रिचार्ज का पैसा जुटता है नहीं, बस चला गर्लफ्रेंड बनाने। हम उस दिन बताए थे पिछला चर्चा में कि इकोनॉमिक्स कहता है, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, चूँकि मैं पीजी जो किया हूँ वो इकोनॉमिक्स से किया हूँ, है ना। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मेरा फेवरेट, अर्थशास्त्र, है ना। इकोनॉमिक्स का नियम कहता है ये कायदा से कि यदि मेरा पैसा से ख़रीदा हुआ चीज़ है तो वो मेरा है ना। मैंने पिछला बार में जो डिस्कशन किया था, मैं आज भी कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। एक आध दो बैच में और भी मैं ये बातें बोल चुका हूँ पहले भी, लेकिन वीडियो में नहीं होगा शायद, मैं नहीं देखा, ठीक है ना। तो मैंने ये बात बोला था कि अगर आपका पैसा है, आपका पैसा से ख़रीदा हुआ चीज़ है तो वो आपका चीज़ है। तो कायदा से जो आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो, ये जो गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहे हो, गर्लफ्रेंड के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो, वो पैसा है किसका? तो कि माता पिता का है। तो कायदा से वो गर्लफ्रेंड हुई किसकी? माता पिता की। तो फिर आप क्यों घमंड कर रहे हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? आपकी गर्लफ्रेंड उस दिन मानी जाएगी जिस दिन आप कमाओगे, आप अपना पैसा खर्च करोगे। तो बेसिकली वो आपके पिता की गर्लफ्रेंड हुई, आपकी थोड़ी क्यों हुई? इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। अभी तो तुम ज़बरदस्ती का दृष्टि लगा रहे हो कि नहीं मेरा मतलब मेरा हुआ, मैंने उससे बात किया तो मेरा हो गया। अच्छा, तू बात करने से तेरा हो गया, और जो खर्च हो रहा है दिन रात पैसा हो रहा है वो किसका पैसा है? तो यार होश में रहो, जिस दिन कमाना जाना, जिस दिन करना है ना, ठीक है। तो आज के बाद दिमाग में ही लेके चलिए कि वो तो पिता की गर्लफ्रेंड है, मेरी थोड़ी के है। हाँ, तब रिचार्ज कराने के लिए पैसा तो पापा जी देते हैं ना। अरे चार्ज करते हो फिर सामने वाला को, लड़कियों को कर देता है रिचार्ज, ये सब पकड़ के पापा का पैसा से रिचार्ज कर दिया लड़की को पकड़ के। बताइए, देखिए कितना गलत चीज़ है ना। चलो ठीक है, तो आज का बायोलॉजी का क्लास जो है यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।